हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो सीए फाउंडेशन पेपर 4 के लिए रेलेवेंट है। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 खत्म कर लिया है और करेंटली हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, हम लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, राइट। यहाँ पे हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब भी किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है तो उस चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, राइट। या फिर वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है। लेकिन इस रूल के सर्टेन एक्सेप्शंस है। देयर आर सर्टेन गुड्स जो ये रूल को फॉलो नहीं करते, ये लॉ को फॉलो नहीं करते। तो उन्हीं एक्सेप्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, these are the 7 major exceptions जो आपके बुक में दिए गए। Now we will look at them one by one, starting with conspicuous goods. Okay, so the first exception to the law of demand is conspicuous goods. देखिए, conspicuous goods are high prestige, high value, expensive goods जो usually अमीर लोग खरीदते हैं अपनी wealth display करने के लिए, जैसे कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी या फिर एक्सपेंसिव कार्स, राइट। तो देखिए, ये कुछ खरीदने का मेन मकसद होता है कि अपनी सोशल स्टेटस दिखा पाए। तो ये कुछ बेसिकली एक स्टेटस सिंबल भी बन जाते हैं और जो ये खरीदते हैं उनको लगता है कि ऐसे कुछ खरीदने के बाद उनकी जो प्रेस्टीज है, सोशल प्रेस्टीज, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के गुड्स को हम कहते हैं कॉन्स्पिकुअस गुड्स। ये बेसिकली हाई प्रेस्टीज गुड्स होते हैं और ऐसे गुड्स की कंजम्पशन को हम कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन कहते हैं। अब कॉन्स्पिकुअस गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे ही इन गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है ना, तो ये गुड्स और अट्रैक्टिव बन जाते हैं अमीर लोगों के लिए, क्योंकि जितने एक्सपेंसिव गुड्स वो खरीदेंगे उतने ही उनकी सोशल प्रेस्टीज दिखेगी, उतने ही दिखेगा कि ये कितने अमीर लोग हैं, कितने प्रेस्टीजियस लोग हैं। देखो, ये तो इतने एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदने की इनकी कैपेसिटी है, राइट। तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है इनके लिए। सो इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन प्राइस। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होना था, लेकिन कॉन्स्पिकुअस गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये गुड्स की जो यूटिलिटी है ना, वो एक्चुअली प्राइस से ही जुड़ी होती है। अगर कल को ये गुड्स सस्ती हो जाए तो अमीर लोग इसे देखे भी ना, राइट, बिकॉज ये रेयर है, एक्सपेंसिव है, राइट, तभी ये खरीद रहे हैं। क्योंकि जब ये एक्सपेंसिव होते हैं तभी ये एक्सक्लूसिव होते हैं, राइट, ओनली फ्यू पीपल कैन बाय देम। और जो इनको खरीदते हैं वो भी एक्सक्लूसिव लोग हो जाते हैं, उनकी प्रेस्टीज इंक्रीज हो जाती है ये खरीद के। सो क्योंकि इनकी यूटिलिटी प्राइस से ही जुड़ी होती है, सो मोर द प्राइस द मोर अट्रैक्टिव दे आर एंड हायर इज देयर डिमांड। अब ये जो इफेक्ट है ना, इसको हम वेवलेन इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए, this was found out by Veblen in his doctrine of conspicuous consumption, and hence this effect is known as Veblen effect or prestige good effect, जहाँ पे लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम वेवलेन, ऐसे इफेक्ट को, ठीक है, हम वेवलेन इफेक्ट कहते हैं या प्रेस्टीज गुड इफेक्ट भी कहते हैं। वेवलेन इफेक्ट टेक्स प्लेस as some consumers measure the utility of a commodity by its price. That is, if the commodity is expensive, they think that it has got more utility. ठीक है, जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है और ऐसा लगता है कि और ज्यादा इनकी वैल्यू है और यूटिलिटी है, ठीक है। As such, they buy less of this commodity at low price and more of it at high price. Okay, understood? Now, the second exception to the law of demands is given goods. अब given goods क्या है, ये समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि ये टर्म आया कहाँ से, ठीक है। क्या हुआ ना कि सर रॉबर्ट गिफन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और वो वर्किंग क्लास ब्रिटेन लोगों की कंजम्पशन हैबिट को एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि देखिए, जो वर्किंग क्लास है वो यूजुअली ब्रेड खाते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेपल डाइट है ब्रेड। लेकिन जब ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो गई ना, तो सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि ब्रेड की डिमांड डिक्रीज नहीं हुई,
इनफैक्ट इंक्रीज और हो गई। तो ये उनको काफी शॉकिंग लगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज होना था, और ब्रेड के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने थोड़ी तहकीकात की कि ऐसा क्या वजह हो सकती है इसकी। तो फिर उनको पता लगा कि देखिए, ब्रिटेन लोग वर्किंग क्लास क्या करते थे, वो ज्यादातर ब्रेड ही खाते थे, ब्रेड उनका स्टेपल डाइट था। और कभी कभार जब उनके पास पैसा होता था तो वो मीट जैसे आइटम भी कंज्यूम करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हुई ना, फिर उनकी परचेजिंग पावर में इतनी ज्यादा अफेक्ट हुई कि वो मीट जैसे एक्सपेंसिव आइटम्स ये खरीद नहीं पाए। ठीक है, तो इन्होंने मीट खरीदना बंद कर दिया, और क्या किया, जो पैसे से ये पहले मीट खरीदते थे वो भी इन्होंने ब्रेड खरीदने में ही लगा दिया। क्योंकि देखो भर पेट तो खाना है, राइट। अब पहले ब्रेड एंड मीट मिला के खाते होंगे पेट भरने के लिए, लेकिन अब ब्रेड ही इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि मीट तो वो खरीद नहीं पाए। तो जो पैसा बचा था उससे और ब्रेड खरीदने लगे, क्योंकि स्टिल दो ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हुई है, स्टिल ब्रेड सबसे चीप कमोडिटी है। ठीक है, और ये इनकी स्टेपल डाइट भी है। तो इस वजह से ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने पे ब्रेड की कंजम्पशन एंड ब्रेड की डिमांड और इंक्रीज होने लग गई। सो इस टाइप के गुड्स देखिए जिसकी प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड और इंक्रीज हो रही है, इसको हम गिफन गुड्स कहते हैं। और ये नाम सर रॉबर्ट गिफन से आया है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया ये फेनोमेनन। तो इसलिए इस टाइप के गुड्स को हम गिफन गुड्स कहते हैं, और ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते। देखिए, जनरली दोज गुड्स which are inferior with no close substitutes available and which occupy a substantial place in consumers budget are called giffen goods। ठीक है, giffen goods बेसिकली inferior goods होते हैं, जैसे कि ब्रेड। ठीक है, और ये गुड्स के कोई सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देखिए, अगर ब्रेड की क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो लोग शायद वो चीपर सब्स्टिट्यूट खरीदने लग जाते, लेकिन था नहीं। तो इसलिए ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने पे भी उनको ब्रेड ही खरीदना पड़ा, और ये सब्सटैंशियल प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं कंज्यूमर्स बजट में। ठीक है, तभी तो जब सब्सटैंशियल प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, तभी तो जब इसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो उनकी परचेजिंग पावर में अफेक्ट हुई। ठीक है, तो वो मीट जैसे एक्सपेंसिव आइटम्स फिर खरीद नहीं पाए। तो ओवरऑल अगर मुझे इसे समराइज करना पड़े कि गिवन गुड्स क्या है, तो मैं कहूंगी कि गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। वो इंफीरियर गुड्स जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता और जो सब्सटैंशियल प्लेस ऑक्यूपाई करता है कंज्यूमर्स बजट में, उनको हम गिवन गुड्स कहते हैं। और गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। दे एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, यानी कि जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है कि ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। ठीक है, सारे गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड्स आर, देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें एग्जाम्पल देना पड़े तो कोर्स ग्रेन जैसे कि बाजरा, लो क्वालिटी राइस या व्हीट को हम गिवन गुड्स कह सकते हैं। अब सारे गिवन गुड्स तो इंफीरियर है, लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। जो इंफीरियर गुड्स जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है या फिर वो सब्सटैंशियल प्लेस ऑक्यूपाई नहीं करते कंज्यूमर्स बजट में, तो वो गिवन नहीं होते। और वैसे इंफीरियर गुड्स वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो भी करते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि इंफीरियर गुड्स के केस में अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट, राइट, तो फिर वो इंफीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। लेकिन गिवन गुड्स थोड़े स्पेशल टाइप के इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, वो ऐसे इंफीरियर गुड्स है जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता और जो सब्सटैंशियल प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं कंज्यूमर्स बजट में, जैसे कि ब्रेड हुआ करता था ब्रिटिश वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड ये फॉलो नहीं करते। जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो अक्सर देखी जाती है कि इनकी कंजम्पशन इंक्रीज और हो जाती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट आल्सो। सो गिवन गुड वाज द सेकंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड।
Now, the third exception to the law of demand is conspicuous necessities. देखिए, conspicuous necessities को you can understand them as the necessities of your modern life. देखिए, आपकी बेसिक नेसेसिटीज तो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर है, राइट? लेकिन इसके अलावा भी आजकल के ज़माने में टू लीड अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. उनको हम कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज कहते हैं. जैसे कि टीवी हो गया या फ्रिज हो गया, ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन हो गई. तो ऐसे चीज़ें आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाती है एंड यू कैन मेंटेन अ सर्टेन लाइफस्टाइल राइट विद दीज थिंग्स. तो ऐसे चीज़ें दो आपको ये जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल दे हैव बिकम नेसेसरी इन द करेंट मॉडर्न लाइफस्टाइल. ऐसे चीज़ों को हम कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज कहते हैं और ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि देखिए, जब भी इनकी प्राइस इंक्रीज भी होती है तब भी आप इनको खरीदना नहीं छोड़ते, क्योंकि इतनी ज़्यादा आदत हो गई है आपको इनकी, राइट? अब फ्रिज के बिना या टीवी के बिना, वॉशिंग मशीन के बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इन कंफर्ट्स की, इनकी आदत हो गई है, राइट? सो इवन दो इनकी प्राइस इंक्रीज होती है, यू स्टिल बाय देम एंड दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड. देखिए, द डिमांड फॉर सर्टन गुड is affected by the demonstration effect or of the consumption pattern of a social group to which an individual belong. अब जिस social group को belong करते हो, you try to maintain the living standard of that group, right? अब अपनी living standard उसी social group के according maintain करना चाहते हो and you buy these things. These goods, due to their constant uses, have become necessities of life. अब हम इतना यूज कर चुके हैं इन चीज को, इतनी हमें आदत पड़ गई है कि वो अब नेसेसिटीज बन गई है. फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्राइसेस ऑफ टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन etc. have been continuously rising, their demand do not show the tendency to fall. ठीक है, तो डिस्पाइट कि इनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, स्टिल पीपल बाय देम, स्टिल इनकी डिमांड कम नहीं होती. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. Okay, now the fourth exception to the law of demand is future expectation about prices. देखिए, कभी कभार क्या होता है ना कि मान लीजिए किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रही है, राइट? तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो इस चीज़ की डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए थी. लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं, ठीक है, एक कमोडिटी की करेंटली प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फ्यूचर में और इंक्रीज होगी इसकी प्राइसेस. तो अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में और प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग करेंटली उस चीज को खरीद लेते हैं. तो इवन दो देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, उसकी डिमांड इंक्रीज होते हुए हमें दिखती है, बिकॉज फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस और इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली जब प्राइस डिक्रीज होती है किसी भी कमोडिटी की, तो समटाइम्स फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन होता है लोगों की कि इसकी प्राइस और डिक्रीज हो जाएगी, तो वो करेंटली नहीं खरीदते, वो फ्यूचर के लिए वेट करते हैं जब प्राइस और कम हो जाए. तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो डिक्रीज प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए थी, करेंट डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट स्टिल ऐसा नहीं दिखने को मिलता कभी कभार, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में और डिक्रीज होगी, तो वो फ्यूचर का वेट कर रहे हैं खरीदने के लिए. सो इन दिस इंस्टेंस लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती. लेकिन देखिए, एक्चुअली में इसको हम लॉ ऑफ डिमांड की फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अदर डिटर्मिनेंट शुड बी कांस्टेंट, राइट? लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी तो अदर डिटर्मिनेंट है, तो इसको भी कांस्टेंट होनी चाहिए अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करना है तो. लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर चेंज हो रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगी. ठीक है, तो ये बेसिकली ये पॉइंट ये कह रहा है कि देखिए, अदर डिटर्मिनेंट अगर हमने चेंज कर दिया, जैसे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हमने चेंज कर दिया, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. देखिए, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, household expecting that the prices in future will be even higher tend to buy large quantity of such commodities. On the contrary, if prices are falling and people anticipate further fall, rather than buying more, they postpone their purchases. However, it is to be noted that here it is not the law of demand which is invalidated. There is change in one of the factors
which was held constant while deriving the law of demand. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक फैक्टर जिसको हमने कांस्टेंट माना था, राइट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमने कांस्टेंट माना था, तो वो अभी चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रही। तो इसको हम एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं कह सकते, बट स्टिल आपकी बुक में इसे एक्सेप्शन की तरह ही दिया हुआ है, सो विल स्टडी इट, ओके। और इतना मुश्किल भी नहीं है समझने में, राइट, आप समझ ही गए होंगे। द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस वो भी इन्फ्लुएंस करती है, और कभी कभार इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ओके, नाउ द फिफ्थ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर इरेशनल बिहेवियर। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड ये अजम्पशन में चलता है कि लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है हमेशा रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि किसकी प्राइस क्या है, पहले कितनी थी, अभी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमेशा हम प्राइसेस की इतनी टैब नहीं रखते, राइट। हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें पता हो कि प्राइस पहले क्या थी किसी भी चीज की, अब क्या है। तो इन केस जब हमें नहीं पता है प्राइसेस के बारे में, तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारी डिमांड भी चेंज नहीं होती। एंड इरेशनल बिहेवियर के केस में भी देखिए, लॉ ऑफ डिमांड ये भी अज्यूम करता है कि लोग हमेशा रैशनली बिहेव करेंगे, कि वो हमेशा प्राइस को कंसिडर करके ही परचेज डिसीजन बनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी कभार हम इम्पल्सिव परचेजेस भी करते हैं, राइट। हमें कोई चीज पसंद आ गई तो बिना कंसिडर किए कि इसकी प्राइस ज्यादा है या कम है, हम खरीद लेते हैं क्योंकि हमें ये पसंद आ गई। तो इम्पल्सिव परचेज डिसीजंस के केस में भी जब लोग इरेशनली बाई करते हैं, उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। एंड द सिक्स्थ एक्सेप्शन इज डिमांड फॉर नेसेसरीज, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जैसे कि फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। इनकी प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो, इनकी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि ये तो चाहिए ही होता है आपको सरवाइव करने के लिए, राइट। इनके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते, तो कितनी भी महंगी हो आपको खरीदनी पड़ती है। सो दे ऑल्सो डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें आपकी मेडिसिन भी आ सकती है, कि जिन लोगों को मेडिसिन के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते, क्रोनिक इलनेस है उन्हें, तो उनके लिए मेडिसिन भी बेसिक नेसेसिटीज है, राइट। तो महंगी भी हो जाए तो उनको मेडिसिन खरीदनी पड़ती है। हाँ, अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाए तो अलग बात है, लेकिन जब तक अफोर्ड कर पाते हैं तब तक दे कीप ऑन बाइंग मेडिसिन इवन दो इट्स प्राइस इंक्रीजेस। तो ऐसे केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। एंड द सेवेंथ एक्सेप्शन इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि जब भी स्टॉक की प्राइसेस राइज होती है तो लोग खरीदना चाहते हैं उस शेयर को, राइट। तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। और जब भी मार्केट गिर जाती है, किसी की प्राइस गिर जाती है, तो लोग सेल करना चाहते हैं उसे, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट या फिर स्पेक्यूलेटिव गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, राइट, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमांड। सो दीज वर द 7 exceptions to the law of demand. So with this we've completed the exceptions to the law of demand. I hope आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि we will be back with another video soon. तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।